नमस्कार सभी एस्टीम्ड गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स का आज की ई बैठक में स्वागत है। न्याय चौपाल का उद्देश्य है वर्तमान मतभेदों का समाधान ढूंढना। इसी संदर्भ में हमारी आज की ई बैठक पार्ट 4 में परिचर्चा का विषय रहेगा कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्थात सर्वसुख प्रदान करने वाले और समस्त आपदाओं से दूर रखने वाले जगत प्रिय सबसे सुंदर उन भगवान श्री रामचंद्र को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप सभी का आज की ई बैठक की श्रृंखला में जो आज की बैठक कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज पर है, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि न्याय चौपाल की कल्पना यही बिंदु को ध्यान में रखकर की गई थी कि कुछ विवाद जो कि आपसी विवाद हैं, परिवारों के विवाद हैं, आपस में रिलेशंस से संबंधित विवाद हैं, उन विवादों का समाधान रूटीन की कोर्ट प्रणाली, कोर्ट प्रक्रिया के माध्यम से करना संभव नहीं है, या संभव है तो संतोषजनक नहीं हो पाता है। तो उनका विवादों का समाधान आपस में बैठकर समाज के वरिष्ठ व्यक्ति, समाज के ऐसे व्यक्ति जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनकी विश्वास पात्रता है, वो व्यक्ति ऐसे दोनों पक्षों के साथ संवाद करके, बैठकर बातचीत करके उन विवादों का समाधान करें। इसीलिए न्याय चौपाल का मूल मंत्र भी विवाद नहीं संवाद है। संवाद के माध्यम से हम सभी विवादों का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, और ऐसा समाधान जो कि दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो, दोनों पार्टीज के लिए संतोषजनक हो। आज की ई बैठक में जो विषय हमने लिया है वो कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज से है। जैसा कि कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज जो उपभोक्ता हैं, उनकी कुछ परेशानियां जो इस लॉकडाउन पीरियड में रही होंगी, उनको हमने एड्रेस करने का विचार किया है। वो परेशानियां भले ही हॉस्पिटल बेड से रिलेटेड हों, स्कूल की फीस से रिलेटेड हों, या कोई रोजमर्रा की रूटीन की सामान के बारे में, उनकी नॉन अवेलेबिलिटी, उनका एक्सेस प्राइसिंग, उनके क्वालिटी के बारे में, इन सब से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। उन सब का विचार आज हम अपनी इस ई बैठक में करेंगे। उपभोक्ता की ओर से अपने बीच में जो ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता, अपने बीच में ग्राहक पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, वो उनको विषयों को रखेंगे कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ, कौन कौन सी परेशानियाँ उपभोक्ताओं को इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान में रही हैं। और भरतिया जी जो कि ट्रेडर्स का पक्ष रिप्रेजेंट करते हैं, और बालकृष्ण जी भी, दोनों जो ट्रेडर्स की तरफ से भी इस विषय को एड्रेस करेंगे कि उन परेशानियों का क्या संभव समाधान हो सकता है। ट्रेडर्स स्वयं भी उपभोक्ता हैं, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए, और राष्ट्र हित में क्या समाधान उपभोक्ताओं की समस्याओं का होना चाहिए, जो कि दोनों को, उपभोक्ता को भी और ट्रेडर को भी, दोनों को एक्सेप्टेबल हो सके, ऐसा ये सब विषयों को प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद अपने को जस्टिस अनिल दवे, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, उनका अपने को मार्गदर्शन मिलेगा। अपने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्री अनिरुद्ध देशपांडे जी का भी इस सारे विषय में मार्गदर्शन मिलेगा। और आज की इस बैठक का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा कठिनाई, सबसे ज़्यादा परेशानी हर एक व्यक्ति, क्योंकि कंज्यूमर के रूप में भी है, और कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन परेशानियों को एड्रेस करके उनका ठीक से समाधान किस प्रकार से संभव है, ताकि वो परेशानियां कल को डिस्प्यूट में या विवाद में या लिटिगेशन में परिवर्तित ना हो जाएं,
इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। मैं एक बार फिर से न्याय चौपाल की तरफ से आप सबका इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए, इस बैठक में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नेहा जी। धन्यवाद श्री गोविंद गोयल जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री नारायण भाई शाह जी, जो प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के। सर, आज की ई बैठक में आपका स्वागत है। नमस्कार। ग्राहक पंचायत के अनुसार मजदूर, किसान, उद्योगकार, कर्मचारी, विद्यार्थी सभी ग्राहक हैं, इसलिए इन सबकी समस्या ग्राहक की समस्या है। परंतु समय की मर्यादा होने के कारण सामान्य अर्थ में जो ग्राहक माने जाते हैं उनकी समस्या का विचार करना ठीक रहेगा। सबसे पहले महंगाई के बारे में। किसी भी आपदा के समय सबसे पहले किराना, सब्जी, दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम अचानक बढ़ने लगते हैं, क्योंकि मजबूरी को देखते हुए शोषण करना आसान हो जाता है। वर्तमान परिस्थिति में तो अति आवश्यक वस्तु जैसे सैनिटाइजर के प्रतिष्ठित कंपनियों ने महामारी और नागरिकों की आवश्यकताओं को अवसर समझकर उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दी। इसलिए हम चाहते हैं कि मूल्य निर्धारण नीति तय होनी चाहिए। उसी तरह का विषय है मिलावटखोरी। हमें यह जानना जरूरी है कि देश में दूध का उत्पादन सीमित है, फिर भी इसका वितरण भी आसान नहीं था। लॉकडाउन में ज्यादा मात्रा में खपत होना साफ प्रदर्शित करता है कि मिलावटखोरों ने इसे अवसर समझकर दूध में मिलावट की मात्रा काफी बढ़ा दी। यहाँ तक कि सैनिटाइजर भी नकली बिकने लगे थे, जिससे ग्राहक दोनों ओर से ठगे गए, पैसा भी गया और माल भी नकली मिला। ग्राहक पंचायत की मांग है कि दूध की मिलावट के लिए सिर्फ दंड का प्रावधान न हो, बल्कि सजा का भी प्रावधान हो। ऐसा तीसरा विषय जो है शिक्षा क्षेत्र का है, जहां शासन ने प्राइवेट स्कूल संस्थानों द्वारा लॉकडाउन अवधि में केवल ट्यूशन फीस लेने के लिए कहा था, वहीं संस्थाओं द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त फीस की मांग की गई। पुस्तकों के, स्कूल ड्रेस के तथा अन्य चीजों के अधिकतम दाम लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मास्क के रुपये 400 तक लिए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन अभ्यास करने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे साधन न होने पर भी फीस के लिए जोर डाला जा रहा है। इंटरनेट की भी समस्या है। दूर दराज के गांवों में इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है। समय से परीक्षा नहीं हुई, इसके कारण विदेश के विद्यालयों में भी प्रवेश की समस्या उत्पन्न हुई है। मास प्रमोशन करने पड़े, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। पुस्तक भी समय से नहीं मिल पाई। अब अभ्यासक्रम के प्रकार में भी फर्क करना पड़ेगा। ग्राहक पंचायत के मांग के आधार पर कल ही गुजरात सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे और वह भी हर माह, ऐसा परिपत्र निकाला है। इसी तरह स्वास्थ्य का क्षेत्र है। सरकारी अस्पताल सीमित होने और वर्तमान महामारी के प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल द्वारा ग्राहकों को सामान्य बीमारी में भी महंगे इलाज से आर्थिक मार झेलनी पड़ी। सरकारी हॉस्पिटल में असंतोषकारक सुविधा है। हॉस्पिटल में बेड होते हुए भी मिलती नहीं है, उसका भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। कोरोना टेस्टिंग फीस का मनमाना चार्ज लिया जा रहा है। टेस्टिंग किट्स का अभाव होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में कोरोना के टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। मृतक के साथ अयोग्य व्यवहार हो रहा है। दर्दी की मृत्यु होने पर भी उनके परिवारजनों को समय से बताया नहीं जाता। मृतकों की बॉडी भी प्राप्त नहीं हो रही है या देर से मिल रही है। रिश्तेदारों को उनके दर्दी की स्थिति क्या है, यह भी जानकारी नहीं मिलती। सम्मान के साथ मृत्यु और अंतिम संस्कार हो, यह दर्दी का एक मूलभूत अधिकार है। ऐसी परिस्थिति रही तो सरकारी हॉस्पिटलों में कोई क्यों जाएगा। बीमा कंपनी मेडिकल क्लेम का भुगतान नहीं कर रही, कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिल रही, इससे दर्दियों को कम फैसिलिटी वाले हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है। डॉक्टर, नर्स तथा अन्य मेडिकल कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल रहा, इसलिए उनमें भी नाराजगी है। दूसरा, वाणिज्य क्षेत्र। बिजली कंपनियों द्वारा लॉकडाउन अवधि में औसत बिल का आधार बताते हुए मनमाने बिल ग्राहकों को दिए गए, जो 4 से 10 गुना अधिक राशि के थे। कुछ प्रांतों में ग्राहक पंचायतों को इस समस्या को लेकर लड़ना पड़ा। विमान की टिकट रद्द हुई, उसका कोई रिफंड नहीं मिला। अचानक विमान की उड़ान रद्द कर दी गई। लॉकडाउन अवधि में लोन की किस्त, इंश्योरेंस की प्रीमियम में लेट फीस लगाई गई, जिसे काफी हद तक बाद में सरकार के प्रयास से रोका गया। फिर भी प्राइवेट बैंक और बीमा कंपनी अभी भी लगा रहे हैं। मोरेटोरियम पीरियड का भी ब्याज लिया जा रहा है। लॉकडाउन रहा, फिर भी एडवांस टैक्स भरने का प्रश्न भी उपस्थित हुआ है। व्यापार उद्योग बंद रहे, फिर भी आयकर का एडवांस टैक्स भरना पड़ रहा है। इसलिए इस पर ब्याज की माफी मिले, यह सरकार को सूचन किया है। इसी तरह बढ़ती बेरोजगारी का प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि लोगों के काम धंधों पर भारी असर हुआ है।
परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। संकट की इस घड़ी का कुछ राजनीतिक पार्टियों और देश विरोधी ताकतों ने निहित स्वार्थों के लिए इसका जमकर लाभ उठाने का प्रयत्न किया, बिना यह विचार किए कि अराजकता को समाज व देश का ही नुकसान हो सकता है। चाहे कोरोना के मरीजों की संख्या, टेस्टिंग की बात हो या प्रवासी मजदूर की समस्या हो, देश में अराजकता का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों को अभी भी उकसाने का प्रयास चल रहा है कि स्कूल की फीस न भरें, किराएदार किराया न दें आदि, जिससे अर्थचक्र पूरी तरह से डगमगा जाए। इस समय ग्राहकों को चाहिए कि वह अराजक तत्वों द्वारा चलाए जाने वाले सोशल मीडिया कैंप का हिस्सा न बने, अपने विवेक का प्रयोग करें और विकासशील राष्ट्र के विकास में योगदान करें। अतः एक जागरूक ग्राहक को अपना और परिवारजन का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और संभावित सामाजिक और आर्थिक अपराध से अपनी सुरक्षा करनी है। बाजार और ग्राहक के अधिकार स्वरूप अन्याय होने पर अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि ग्राहकों को अब इस दौर में संभल कर चलना सीखना होगा और उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। शोषण के खिलाफ उसे अब मुखबर होना होगा। ग्राहक पंचायत इसीलिए कहता है, ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। यही हमारा ग्राहक पंचायत का कहना है इसके बारे में। नमस्ते, अस्तु। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में ग्राहक को आ रही जो भी परेशानियां हैं उनको हमारे साथ साझा करा, उनके समाधान की तरफ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने अगले स्पीकर्स को कि वे व्यापारियों के दृष्टिकोण से आ रही समस्याएं एवं उनके समाधानों को हमारे साथ साझा करें। श्री BC भाटिया जी, प्रेसिडेंट हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। सर, आपका स्वागत है। मैं गोविंद जी, जस्टिस दवे और सभी को प्रणाम करता हूं। एक अच्छा विषय है, मगर यह विषय को समझने के लिए हमको उस परिस्थिति में जाना पड़ेगा जहां से ये पूरी बातें उठी है। महीने का आखिरी हफ्ते में सडन लॉकडाउन, जिस समय सब चीज खत्म प्राय हुई रहती है, महीने का सैलरी आने की है और ऐसी परिस्थिति में जब कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरा पुलिस का राज हो गया, कोई बाहर दिखा तो उसको डंडे से मारना। आप परिस्थिति को समझें और फिर हम विश्लेषण करें कि क्या परिस्थिति में व्यापारी ने और उपभोक्ता ने ये कष्ट को झेला है। अचानक से बंद होने से और पुलिस के डंडे लगने से कोई बाहर आने तैयार नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में एसेंशियल कमोडिटीज को कैसे बेचा जाए? कर्मचारी निकल रहे हैं, डंडे खा के वापस जा रहे हैं। व्यापारी निकल रहा है, कोई सुनने तैयार नहीं कि भाई मेरे को दुकान खोलने जाना है। कैसे भी फिर भी व्यापारी ने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और सामने आए। हालत इतनी बुरी थी कि लोगों के पास घर में राशन नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं और कई लोगों के पुरुष लोग घर में नहीं। ऐसे समय एक उपभोक्ता का दोस्त कौन था? उपभोक्ता का दोस्त कोई था तो वो किराने का व्यापारी, जो अपनी दुकान खोल के रखा है और जिसको उपभोक्ता जानता है, जिसको दुकानदार जानता है। कैसे भी कॉम्बिनेशन में काम, कैसे मैं मेरे उपभोक्ता की सेवा करूं, उसी में लगा रहा। मेरे को वायरस होगा नहीं होगा सब बाद में देखेंगे। ट्रक की सप्लाई बंद, ट्रक खड़े हो गए, ट्रकों में सामान है मगर दुकान तक कैसे पहुंचे? होलसेल बाजार बंद है, रिटेल खुल गया, रिटेल में सामान कैसे आए? यह प्रश्न हो गया। महत्व का क्या था? महत्व का था कि माल उपलब्ध हो जाए। क्या रेट में उपलब्ध होगा बाद में देखेंगे, कम से कम भूखा तो नहीं मरे। इस प्रकार से घर के परिवार के सारे सदस्य दुकान में बैठ के व्यापारी के और खुद काम किए, छोटा बड़ा कच्चा पक्का, मगर ग्राहक को कहीं ना कहीं सेवा पहुंचाते रहे। ग्राहक को समझाने का प्रयास किए कि ये MRP वाला माल मत लो। क्या हमारे देश में MRP कैसे तय की जाएगी, उसके बारे में हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का कानून तो है, मगर क्या कॉस्टिंग सही तरीके से हो रही है?
हमें यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापारी को तो उसका जो मार्जिन कंपनी तय कर रही है वही मिल रहा है, मगर ग्राहक की जेब से ज्यादा पैसे तो नहीं जा रहे। आपने गोडाउन बंद कर दिए, गोडाउन से माल लाए तो पुलिस मार रही है, कैसे माल की सप्लाई कैसी, कर्मचारी नहीं, कैसे दुकान चलाई जाए, ये विचित्र थी। इसके साथ साथ सामाजिक दायित्व जो व्यापारियों का था, आप देखिए साहब, व्यापारियों ने लंगर लगा दिए, किसी चीज की सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर। आप कहीं भी देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, अगर कोई खड़ा था तो वह वहां का स्थानीय व्यापारी खड़ा था। अगर प्रवासी मजदूरों के लिए लंगर लगाना था, हाईवे पे उनके लिए लंगर लगाए। लोकल बॉडी ने कहा कि हमें ये चीज की व्यवस्था कर दो, ऐसे पैकेट बना दो। वो पैकेट किसने बना के दी? व्यापारियों ने बना के दी। आपको कहीं ना कहीं यह समझना पड़ेगा कि ठीक है, तारीफ सबकी हो गई, व्यापारी का नाम किसी ने नहीं लिया, उसका कोई दम नहीं, मगर कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि फूड पैकेट्स कहाँ बने, ड्राई फ्रूट पैकेट्स कहाँ बने। कलेक्टर या म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम तो थे, मगर उनके पीछे सप्लाई चैनल कौन सी थी? यानी आप सब समझने का प्रयास करिए कि जहां ट्रक बंद है, गोडाउन खोलने नहीं दे रहे, होलसेल मार्केट बंद है, उसके बावजूद भी सप्लाई चेन को रुकने नहीं दिया, पूरे देश में रुकने नहीं दिया। ये जो हमारी नेटवर्किंग है, इसको एप्रिशिएट करना जरूरी है। इस समय मॉल वाले सब गायब थे, ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले सब गायब थे। बोलने के लिए बहुत हम आसानी से बोल सकते हैं कि भी ऑनलाइन में 2 पैसा सस्ता मिलता है, इमरजेंसी में कौन काम आता है? मॉल में 2 पैसा सस्ता मिलता है, इमरजेंसी में कौन काम आता है? साहब, महत्व उसका है, दोस्त वही है जो समय पे काम है। आज मुझे गर्व है, हमारे व्यापारी भाइयों ने जिस तरीके से इस पूरे 75-80 दिनों में काम किया, अपना घर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कोई कोरोना का डर नहीं देखा इन्होंने। आप ये अप्रिशिएट करिए, इन्होंने देखा नहीं कि कोरोना का डर क्या है, मगर काम किया। इन्होंने धर्म निभाया, अपना सामाजिक धर्म निभाया और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चला। महंगाई, भ्रष्टाचार सब झेला। पैसे आए ग्राहक से तो ठीक है, नहीं आए तो तू ले जा, बाद में देखेंगे, तनख्वाह मिलेगी तब देखेंगे। कभी किसी ग्राहक को खाली हाथ नहीं लौटाया। हम ये चाहते हैं कि ग्राहक पंचायत ये बात को आगे लाए कि क्या मॉल वाला मेरे को उधार देता था, क्या मॉल वाले ने लंगर लगाए? हमें यह समझना जरूरी है कि सामाजिक दायित्व कौन निभा रहा है, समाज चलाने का इंजन कौन है, वो हमारा व्यापारी। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि व्यापारी की सेवाओं के लिए वो कुछ मांगता नहीं है, हाँ उसका जो मेहनताना है वो तो लेगा, मगर उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करता। वो व्यापार ग्राहक के लिए, उपभोक्ता के लिए अपनी जान लगा देगा, मगर जिसको जैसा माल चाहिए, जो रेंज का माल चाहिए, उसके लिए वो माल उपलब्ध कराएगा। क्योंकि व्यापारी का और उपभोक्ता का पीढ़ियों का नाता है साहब, एक आपसी संबंध है इनके, और ये संबंध हमें बनाए रखना है, क्योंकि समाज यही लेके जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी गोविंद गोयल जी को कि श्री अरुण देशपांडे जी का परिचय दे करके उनको आमंत्रित करें। नमस्कार, थैंक यू नेहा जी। अरुण देशपांडे जी कंज्यूमर मूवमेंट के साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के 6 वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्तमान में आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और ग्राहक की समस्याओं को और ग्राहक की पूरी मूवमेंट को आप बखूबी से समझते हैं और उनको महसूस करते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि आज अपने बीच में श्री अरुण देशपांडे जी उपस्थित हैं। वो अपने को ग्राहक की समस्याओं के बारे में अवगत कराने वाले हैं। अब मैं श्री अरुण देशपांडे जी को निवेदन करूंगा कि वो आज की बैठक में अपना विषय रखें। सभी को नमस्कार। समय सीमा के कारण मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसमें मुझे मालूम है कि जो भी पैनलिस्ट है और जो भी सुन रहे हैं मुझे,
वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अधिकारी गण है। मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और नारायण भाई जी ने तो विषय अपना रखा ही है। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो पाया किसी कारण। अभी मैं भारतीय जी को सुन रहा था जब मैं शुरू किया था। तो सबसे पहले तो मैं सब ग्राहकों की तरफ से, ग्राहक पंचायत की ओर से, व्यापारीगण, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इन्होंने जितने भी अच्छे काम किए हैं, वो अच्छे काम करने वाले सभी को मैं धन्यवाद भी देता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। जो विषय है वो विषय जो इन सिस्टम से जरूरतमंद ग्राहकों का फायदा उठाया है। पहली बात तो यह है कि ग्राहक की संज्ञा जो भी है, लेकिन ग्राहक एक संज्ञा में पक्का आता है कि वो अज्ञानी भी है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ग्राहक पंचायत जैसे कई संगठन उसको ऑर्गेनाइज करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं, और स्वयं में वो अपने आप को अकेला मानता है। ये बैकग्राउंड के अगर ग्राहक की हम समझ ले तो जरूरतमंद जो ग्राहक है उसको ऐसे समय में जो दिक्कतें पैदा हुई है वो नारायण भाई जी ने आपके सामने रखी होगी। अभी इन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से, भारतीय जी ने भी रखा हुआ है। मैं इसको 4 कैटेगरी में करूंगा। मैं गिनूंगा नहीं कि ये समस्या है। समस्या 130 करोड़ का ग्राहकों की 13 लाख से ज्यादा है, लेकिन वो कैटेगराइज हम 4 इसमें ऐसी करेंगे कि पहली है जो कॉन्ट्रैक्चुअल इसमें बैठती है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बराबर है, और जिसमें खुद ने जो कंज्यूमर है और जो सेवा देने वाला है या जो सामने वाला है, ट्रेडर है, उसके और दोनों के बीच में एक अच्छी तरह से एग्रीमेंट हुआ हो, तो वो तो ग्राहक मतलब जागरूक है और अपनी जगह पे अपने आप को संभाल लेगा। दूसरा जो है वो है कि जिन ग्राहकों ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिए हैं, लेकिन उसमें प्रोविजंस नहीं है इन बातों के लिए जो कॉम्पनसेशन, अगर ये डील ठीक नहीं हुई तो कॉम्पनसेशन किस तरह से पाए जाए। उसमें पहली बात आती है जो टूरिस्ट है हमारे, जो ग्राहक है एयर से जाने वाले, उनकी सबसे बड़ी समस्या हुई है। मुंबई ग्राहक पंचायत ने लड़ के इंटरनेशनली तो अच्छा एक ये काम करवा लिया है ग्राहकों के लिए। इंडिया के अंदर अभी सभी प्रॉब्लम जो हो रही है वो ऐसे ग्राहकों के हो रही है जिन्होंने एयर टिकट एडवांस में बुक करके रखा था। इसी विषय में एडवांस बुकिंग जो होटल्स की हुई थी, वो एडवांस बुकिंग जो फंक्शन अपने अगले 2, 4, 5 महीने में हम डिसाइड करके रखते हैं, ऐसी जगह पे जो फंक्शंस है वो फंक्शन वालों को जो हॉल है या उसकी व्यवस्था करने वाले केटरर्स हैं, उनको जो एडवांस दे के रखे थे, वो एडवांस के बारे में दिक्कतें पैदा हो जाने वाली है। मतलब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है लेकिन प्रोविजंस ठीक से नहीं है, ऐसे इसमें केओस तैयार होने वाला है। न्याय के ऊपर, न्यायालय के ऊपर, कंज्यूमर कोर्ट्स के ऊपर उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आने वाली है और बड़ा एक काम भी बढ़ने वाला है। यही समय है जहां पे ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल जो आधे अधूरे हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बाद में आ रही है। एक स्कूल्स का एक विषय आपको सबको बताता हूं। कर्नाटक गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने अभी डिक्लेयर कर दिया कि ऑनलाइन जो हमारे क्लासेस हैं वो 8वीं कक्षा तक नहीं लेंगे। तो मतलब यह है, ये 3 या 4 दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर किया है। उसके पहले ऑनलाइन के लिए अगर उन्होंने पैसे भरे हैं तो उनका तो एक प्रॉब्लम खड़ा ही हो जाने वाला है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम लेट डिसीजन के कारण हो जाते हैं उसमें भी ग्राहक जो है वो फंस जाता है और एक केओस तैयार हो जाती है। होम डिलीवरी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्राहकों को सताने वाला है। होम डिलीवरी में कंज्यूमर जिनके पास से लेता है वो पता होता है कि कौन है, सप्लायर कौन है पता होता है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है पता है, लेकिन वो सबके सब उसकी जो दिक्कत है, समस्या है, वो अगर उसको रिप्रेजेंट करनी है
तो वो केवल ऑनलाइन नहीं कर सकता है। अभी ऑनलाइन परचेसिंग करने के बाद में केवल ऑनलाइन अगर समस्या सुलझाई और उन्होंने अगर रिस्पॉन्स ठीक से नहीं दिया तो फिर ये ग्राहकों में असंतोष बढ़ते जाएगा और बढ़ता हुआ है, इसमें फिर न्यायालय के ऊपर और एक विषय बढ़ने वाला है। तो ऐसे ये 3-4 विषय जो है ये आ जाते हैं। और सबसे अहम विषय जो है जहां पे केवल बोली के ऊपर, जैसे अभी ट्रेडर्स का या किराना दुकानदार का विषय आया, तो यहाँ पे तो केवल हमने बात करके, वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वहां पे कोई ये नहीं है, और केवल लालच के कारण फूड एडल्ट्रेशन, क्वांटिटी में कम देना और एमआरपी तो बहुत बड़ा धोखा है, ये सब हम जानते हैं। अभी उन्होंने भी जो वही बात बताई है। लेकिन एमआरपी जो जनवरी फरवरी में एक सैनिटाइजर की 165 रुपीज थी, वो अप्रैल और मई में 365 कैसी हो सकती है? केवल स्टिकर बता के, स्टिकर जोड़ के ये जो काम किया है, इसमें भी ग्राहकों का कई नुकसान है। और चौथी कैटेगरी हम बना सकते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज की। गवर्नमेंट पॉलिसीज ईज ऑफ बिजनेस के लिए, इन सब बातों के लिए थोड़ी सी छुटाई दे रही है, थोड़ी छूट दे रही है, और उसी के कारण हो भी सकता है कि ग्राहकों के इसमें अन्याय भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप व्यापारी को कोई सुविधा देने जा रहे हैं और उसका काउंटर अगर ग्राहकों के ऊपर होने वाला है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम अभी आगे जाए। ऐसे बहुत सारे हैं, कृषि के विषय में भी बहुत सारे विषय हैं जो पॉलिसीज के कारण आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 विषयों में न्याय चौपाल वाले हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है, इन्होंने इस 4 विषय में सब समस्या जो है ये हम उसमें लगा सकते हैं। अगर उसमें ये काम हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। विषय बहुत बड़ा है, मैं और इनको सुनना चाहूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सभी ने समय दिया है, और ग्राहकों को सबसे जो पहली तो यह है कि वो सबसे नीचे वाला एक है। भले ही दुकान में लिखा जाए कि ग्राहक का ये देवता है, लेकिन उसको देवता केवल मानते हैं, बाकी तो उसके पॉकेट के तरफ उसकी ये जाती है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही उसका सप्लाई सब पूरा ये हो जाता है। तो ऐसे इसमें जो ग्राहकों को अड़चन हो रही है, वो ग्राहकों को अड़चन न्याय चौपाल के द्वारा हम सुलझा सकेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी को, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के। सर, आपका इस बैठक में स्वागत है। धन्यवाद। आज की इस बैठक में जुड़े सभी मनीषियों और भाई और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। जहाँ तक कंज्यूमर इश्यूज की बातें हैं, संख्या और आकार में इनके अंदर बहुत बड़ा विस्तार है, उसको गिनती में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन विज्ञापन, प्रचार प्रसार, प्रोडक्ट व प्राइस में प्रामाणिकता को जिस तरह से एक दरकिनार करके केवल मार्केटिंग के बलबूते के ऊपर जो काम हो रहा है, वो उपभोक्ता के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, और उससे उसका शोषण भी हो रहा है। मैं व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते कुछ शब्द आपकी सेवा में कह रहा हूं। जहां तक व्यापारी अपने आप में आपूर्तिकर्ता व वितरक है, उपभोक्ता भी है, तो इस कोरोना वैश्विक महामारी में उसने मित्रों एक पालक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है। यदि कुछ मामलों को छोड़ दें तो उसने वाकई में ग्राहक को देवता ही नहीं, अपना भाई, मानवीय आधार, ये सब मान के कोरोना योद्धा के रूप में अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपने क्षेत्र में, गली मोहल्ले, कॉलोनी, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, जहां कहीं भी जिस चीज की भी जरूरत हुई उसकी पूर्ति करने का भरपूर और सफल प्रयास किया है। आज मैं ये यहाँ भी आपको स्मरण कराना चाहता हूं। ठीक है, किसी जगह कुछ मुद्रा के दोष की वजह से कमियां रही होंगी, खामियां रही होंगी, लेकिन इस सकारात्मक पहलू को हमने नकारना शुरू कर दिया।
तो मित्रों इस बात को समझ लेना चाहिए, जैसे मजदूरों के मामले में समुचित निर्णय न लेने से कितनी बड़ी अराजकता फैली, कितनी बीमारी फैली। यदि आज ये वितरक और ये व्यापारी बीच में नहीं होता तो क्या हालात देश के होते, क्या उपभोक्ताओं के होते, इसमें केवल कल्पना करने की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ सकारात्मक सोच के हिसाब से हमें चलना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात ग्राहक पंचायत की तरफ से आई, जैसे दूध के बारे में। अरे भाई, ये तो एक सामान्य रूप से विचार करने का विषय है। क्या जितना दूध बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही हैं, उनका सोर्स ऐसा है क्या कि उतना दूध उनको ठीक ढंग से प्राप्त हो रहा है, या वो अपने ढंग से उसका निर्माण कर रही है? हमारे यहाँ तो छोटे व्यापारी ने, चाहे वो सब्जी और फल विक्रेता है, चाहे दूध सप्लाई करने वाला है, रेडी पे, रिक्शा पे, अपने साधनों से उसने प्रयास किया है कि उपभोक्ता किसी वजह से भी, किसी रूप में भी परेशान ना हो और उसकी पूर्ति हो सके। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि व्यापारी, केवल व्यापारी के नाते तो उसने फर्ज पूरा किया है, लेकिन स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर जो उसने भूमिका निभाई है, जो काम किया है, उसके ऊपर भी दृष्टि डालने की जरूरत है। मित्रों, कई बार हम कहते हैं बिचौलिए, व्यापारी बिचौलिया है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं गर्व से यह भी कह सकता हूं, जिस तरह हाथ की भूमिका भोजन को मुंह तक पहुंचाने में है, शायद उससे कम व्यापारी की भूमिका भी नहीं है। ये हम भली बाती आज इस कोरोना के कालखंड में समझ सकते हैं और मान सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि सरकार ने भी समय रहते बहुत सी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, और अन्नदाता किसान और वितरण करने वाले व्यापारी के बलबूते के ऊपर ही ये कह दिया कि सालों तक जो भंडार हमने खोले हैं उससे कोई कमी नहीं आएगी, और उपभोक्ता को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सब तरह की आपूर्ति निर्बाध गति से होती रहेगी। तो यहाँ पे जहां सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो ढील दी है, जो आर्थिक पैकेज की घोषणाएं की है, उसका निश्चित रूप से लाभ तो उपभोक्ता को ही मिलने वाला है। क्यों, जितनी लिक्विडिटी होगी, जितनी स्टोरेज की कैपेसिटी अधिक होगी, तो सप्लाई करने में भी आसानी होगी। तो जहां तक विवादों का संबंध है, जो उपभोक्ता और व्यापारी का दामन चोली का साथ है, प्रगाढ़ संबंध है, सभी संगठनों को मिलके जरूर प्रयास करना चाहिए कि उसको बढ़ाने की तरफ आगे बढ़े, उसको घटने में किसी तरह का हमारा कोई पार्टिसिपेशन ना हो। क्योंकि किसी चीज की अच्छाइयां बहुत ज्यादा हों और उसमें मुद्रा के दोष की वजह से कुछ कमियां भी आ गई हों, तो हम सब मिलके सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसका समाधान भी कर सकते हैं। लेकिन आज जो समय है मित्रों, वो केवल एक ही है कि उपभोक्ता को बिना किसी परेशानी के उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। हम सब का यही प्रयास होना चाहिए। मैं आदरणीय गोविंद गोयल जी, जिनकी अथक प्रयासों से 3 चरण अच्छे ढंग से संपन्न हुए हैं और चौथा चरण भी अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इनकी टीम के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और ये भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। जय भारत। धन्यवाद सर, आपने व्यापारियों की भूमिका और उनका योगदान हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी श्री गोविंद गोयल जी से कि आप हमारे अगले स्पीकर का परिचय देकर के उनका इस ई बैठक में स्वागत करें। थैंक यू नेहा जी। ये अपना परम सौभाग्य है कि आज इस समय अपने बीच में जस्टिस अनिल आर दवे अपने बीच में उपस्थित हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से सीनियर मोस्ट जज के पद से रिटायर हुए हैं और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। 20 साल तक आपने लॉ कॉलेज में टीचिंग भी किया है और आप 21 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहे। आपने न्याय वितरण किया है। ये अपना सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन अपने को मिलेगा। एक बात और दवे साहब के बारे में कहना उचित होगा कि जस्टिस दवे शुरू से ही न्याय चौपाल के साथ जुड़े रहे हैं और न्याय चौपाल को उनका स्नेह और उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है पैटर्न के तौर पर।
मैं अब जस्टिस दवे को निवेदन करूंगा कि वो आज की इस न्याय चौपाल की ई बैठक में अपना हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। बहुत मुश्किल है, आज का समय ऐसा है कि हम कुछ कर नहीं पाते ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि जो पैसे हमारी जो अब तक की चर्चा हुई से, एज फॉर एग्जांपल ट्रैवल इंडस्ट्री में होटल के पैसे दे दिए, रिजर्वेशन के पैसे दे दिए, एयरक्राफ्ट के पैसे दे दिए, ट्रेन के पैसे दे दिए। ट्रेन के लिए तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि 3 महीने तक आप कभी भी पैसे ले सकते हो, आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। एयरक्राफ्ट भी मिल सकते हैं, होटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब सारी बातें बाद में हो सकती है। मुझे लगता है कि सबसे गहन प्रश्न है अस्पताल का, हॉस्पिटल का, क्योंकि ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स तो अच्छी सेवाएं देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां एक्सॉर्बिटेंट रेट डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और मुझे लगता नहीं है कि उसका कोई जस्टिफिकेशन हो। कोई तरीके का जस्टिफिकेशन होता नहीं है, और कहते हैं पेशेंट को कि भाई 3 या 4 लाख या 5 लाख पहले डिपॉजिट करो, बाद में हम पेशेंट को लेंगे। उनके पास सुविधा होती है, फिर भी कहते हैं कि सुविधा नहीं है, अगर 5 लाख दोगे तो हो सकता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, मुझे भी अभी तो मुश्किल लगता है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि उसी वक्त वो प्रश्न का सुझाव होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। समबडी हैज गॉन विद अ पेशेंट, अगर पेशेंट को वहां ट्रीटमेंट नहीं मिलती, उसको पेशेंट को लिए नहीं जाए, डॉक्टर्स नहीं मिलते, तो पेशेंट के रिलेटिव्स कुछ नहीं कर पाते। मुझे लगता है इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन डर ये भी है कि न्याय चौपाल इस के बारे में शायद कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं न्याय चौपाल में कि जब कोई प्रॉब्लम होता है, दोनों साइड हमारे पास आती है, हम बात करके मीडिएशन से अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि दोनों आदमी हमारे पास आ सके। ये व्यापारी की बात अच्छी है, ठीक है कि आज नहीं कल पैसे एडजस्ट कर सकते हैं, लाइफ तो एडजस्ट नहीं कर सकते हम। अगर किसी की मृत्यु होगी, हमने देखा है न्यूज़पेपर में देखते हैं, मीडिया वाले थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के कहते हैं, लेकिन वो भी छोड़ो, लेकिन ये तो हकीकत रहती है। हमारे पर्सनल रिलेशंस होते हैं कि मुझे पता है, मुझे खुद को पता है कि मेरे फ्रेंड के पिताजी को कहीं कोरोना हो गया था, कह पहले 5 लाख रुपए डिपॉजिट करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतनी सुविधा नहीं है, हम किसी का दोष नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बात ऐसी हो चुकी है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा था, कोई हॉस्पिटल नहीं सोचा था। लेकिन इस टाइम पे जो अनड्यू एडवांटेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेती है, दवाई वाले लेते हैं, जो सैनिटाइजर का बताया, 165 के सैनिटाइजर का 350 रुपए बना दिए ना, वो पैसे तो वापस ले लेंगे अगर शायद लड़के भी कोर्ट में जाके, कंज्यूमर फोरम में जाके बता के देखो इसका 165 है, 350 का लेबल बाद में लगाया हुआ है। लेकिन मुझे सबसे खराब ये लगता है इंसान की जान का। पहली बात, ऑफ कोर्स डेड बॉडी का डिस्पोजल भी, वो भी प्रॉब्लम है, कभी मिलता नहीं है, दिखाते नहीं है, लेकिन वो सेकेंडरी है। ऑफ कोर्स हम तो मानते हैं कि मृतदेह को हम बहुत सम्मानित करते हैं, कहीं रास्ते में जाते हैं, मृतदेह किसी का जाता है, अर्थी जाती है, तो नमस्कार भी हम कर लेते हैं। लेकिन जिंदा व्यक्ति का महत्व ज्यादा है, अगर उसे ट्रीटमेंट ना मिले तो आप क्या करेंगे? अगर वो कहते कि 5 लाख रुपए दे दो, कहां जाएगा आदमी? 5 लाख किसके पास इतने होंगे? आज मुझे तो लगता है कि कोई सामान्य आदमी अगर अपनी लाइफ में सारी जिंदगी काम करके अपना रिटायरमेंट बेनिफिट ले, वो भी शायद इतना नहीं हो सकता। छोटी सी जगह पर कहीं काम होगा तो उसको केवल ग्रेच्युटी मिलती है, पेंशन तो मिलता नहीं है। प्रोविडेंट फंड के जो पैसे होते हैं वो होते हैं 10-15 लाख से ज्यादा शायद नहीं मिलते होंगे आम आदमी को। उसमें आप अगर 5 लाख बताते हो कि देते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है? मुझे लगता है गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, ये भी मुश्किल है। पता नहीं, मैं कहता हूं, मेरे पास कोई सुझाव भी नहीं है कि क्या कर सकते हैं हम। एक ही बात हो सकती है, अगर उनमें मानवता आ जाए, लेकिन मानवता इन्फ्यूज कैसे करे वो भी प्रश्न है। प्राइवेट हॉस्पिटल का ही रियली प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता कि कैसे देते हैं। मेरे दोस्त जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि दिन में दवाई के खर्च केवल 100 रुपए से ज्यादा नहीं होते। जो दवाई देते हैं उनको, उसकी दवाई की कीमत, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं वो मेरे ख्याल से क्लोरोक्सी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते हैं, वो सारी दवाई अगर मिला दो आप तो 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा। 500-600 और समझ लो, सिलाइन दे दिया, ऐसा कुछ करो। लेकिन मुझे पता नहीं चलता 5 लाख कैसे चार्ज करते वे लोग। अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ नहीं कर पाता है, शायद गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदमी जो बीमार आदमी को लेके गया है वो हॉस्पिटल में जाएगा, उसके से लड़ने के लिए जाएगा, तो वो ही इज अ रैंसम, वो उसे जो पैसे मांगेगा उसे कहीं से बैक बोरो और स्टील कहीं से भी लाके उसे पैसे देने पड़ेंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रश्न अभी ये है।
इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी हेल्पलेसनेस लगती है कि न्याय चौपाल शायद कुछ नहीं कर पाएगी, जुडिशियरी भी पता नहीं कि कुछ कर पाए या नहीं, क्योंकि ये तो ऐसी बात होती है कि 2 मिनट में उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिट करो और ना करो, लोग घूमते रहते हैं, ये हॉस्पिटल नहीं वो हॉस्पिटल नहीं, बीमार आदमी को लेके घूमना भी बहुत मुश्किल है। ये ज्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। व्यापारीगण, ऑफकोर्स मैं मानता हूं कि जो छोटे किराने वाले की दुकान है वे लोग तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पर्सनल रिलेशंस 2 आंख की शर्म लगती है। मैं अगर मेरे जो रेगुलर सप्लायर है, ग्रोसर है, उसके पास जाऊंगा तो अगर पैसे नहीं भी दूंगा तो उनको पता है कि ये पैसे आ जाएंगे मेरे पास 15 दिन के बाद। लेकिन ये हर एक बात में नहीं हो सकता, ऑनलाइन में तो कभी नहीं हो सकता। जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बिल्कुल गई है, एंड कंप्यूटर के हिसाब से तो बिल्कुल गया है वो, क्योंकि कंप्यूटर कभी कोई आदमी को पहचानता नहीं है। वो तो एक अनिल के स्पेलिंग में ANI की जगह पे ANEEL लिखो तो खत्म, मेरी मेरी पहचान, आइडेंटिटी चली जाएगी। वो कहते तो आप ये नहीं हो। अगर रसोई की जगह पर दीर्घई, ठीक है वो तो अभी गुजरात हिंदी में आया नहीं है, लेकिन जब वो भी ये हो जाएगा कि अनिल रसोई करो या दीर्घई करो तो कहते कि मेरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। कंप्यूटर की बात छोड़ो, लेकिन ये ऑफकोर्स जो भारतीय जी ने कहा बात अच्छी है, किराने वाले जानते हैं हमें, वो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स का है, ट्रीटमेंट का है, मेडिसिन का है। उसके लिए कुछ करना चाहिए। पता नहीं उनको समझा सको कोई तो ठीक है, वरना न्याय चौपाल के पास तो जब प्रॉब्लम आता है तब काफी टाइम होना चाहिए। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट कुछ करे। टैक्सेशन के लिए 15 जून आ गई है, कल 15 जून है, पता नहीं कितने लोग भर पाएंगे पैसे। मुझे लगता है इसमें कुछ रिलीफ देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, क्योंकि उसका या तो टाइम एक्सटेंड कर दो या तो कहो कि आप इंटरेस्ट मत देना, 15 की जगह पर 30 या 15 जून की जगह 15 जुलाई को पैसे दे दो। ऐसा कुछ गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट को कुछ कह सकते हैं। वो तो रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हैं, बाद में भी कह सकते हैं ठीक है 15 जुलाई तक जिसने दे दिया उसके पास से हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन जिसकी जान चली गई उसका क्या होगा? रियली मुझे बात दुख ये बात का है कि उसके लिए हॉस्पिटल में क्या करेंगे। अभी सचमुच सीरियस प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये है। ऑफकोर्स मैं सुझाव नहीं दे सकता, मुझे दुख है कि मैं कुछ कह नहीं सकता उसके लिए, लेकिन उसके लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बड़ा संगीन प्रश्न है, कुछ करना चाहिए इसके लिए। मैं आप सब पे छोड़ता हूं क्या करते हैं उसके लिए। जय हिंद। Thank you so much, sir. Your views and your guidance are extremely valuable for us. And I'm sure हम सब मिलके इन सारी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल पाएंगे। Let's be very hopeful. Thank you so much, sir. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री गोविंद गोयल जी से कि हमारे श्री अनिरुद्ध देशपांडे जी को आमंत्रित करें और उनका स्वागत करें। धन्यवाद, थैंक यू नेहा जी। ये अपना सौभाग्य है कि आज अपने बीच में प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं और बहुत प्रख्यात इकोनॉमिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, वो अपने बीच में उपस्थित हैं और अपना मार्गदर्शन वो इस विषय पर करेंगे। आप अनिरुद्ध देशपांडे जी DMCC कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं और NAAC की नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य रहे हैं। आप ने भारत का प्रतिनिधित्व WTO में किया है। आप प्रख्यात इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत प्रख्यात वक्ता हैं और आज अपना सौभाग्य कि अनिरुद्ध जी अपने बीच में उपस्थित हैं, अपना मार्गदर्शन करेंगे। मैं अनिरुद्ध देशपांडे जी को निवेदन करता हूं कि वो आज हमारा मार्गदर्शन करें। अनिरुद्ध देशपांडे जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं गोविंद जी के प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इतने अच्छे काम से उन्होंने मुझे परिचित करवा दिया है। न्याय चौपाल के बारे में मैंने कुछ सुना था, लेकिन आज आपके बीच आने के बाद मुझे लगा कि इतनी बड़ी आवश्यकता है इस प्रकार के मंचों की, और बहुत कुछ सालों से ये मंच आप चला रहे हो और बड़े बड़े अधिकारीगण या अनुभवी लोग और अर्थशास्त्र के अभ्यासक इसमें आ रहे हैं, ये सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ और ऐसे मंच पर जाने का मौका मिलता है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी के सभी
पूर्व वक्ताओं ने जो विषय रखे हैं वो तो बड़े मौलिक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। सारी जो श्रृंखला व्यापार की चलती है, उत्पादन की चलती है, खेती की चलती है, उसका अंतिम बिंदु तो ग्राहक ही है। अगर उसकी चिंता करके अर्थशास्त्र की रचना की तो मुझे लगता है कि सबसे आवश्यक बात वही है। मैं एक 3-4 छोटे मुद्दे आपके सामने रखूंगा, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग अनुभवी है। ग्राहक पंचायत के साथ मेरा भी बहुत घनिष्ठ परिचय है, उनके साथ मैं कुछ 5-6 साल काम भी कर रहा था। एक विषय हमने रखा था कि इस सारे आर्थिक श्रृंखला में जो भी घटक आते हैं वो सारे घटक परस्पर संबंधित है, परस्पर पूरक है, परस्परावलंबी है, और ऐसे परस्परावलंबी होने के कारण उसमें एक एकात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। There has to be some integral approach. उत्पादकों को ध्यान में लेंगे तो एक अलग सा विषय आता है, व्यापारियों को ध्यान में लेंगे तो एक अलग सा विषय आता है, कंज्यूमर के बारे में अलग सा विषय आता है। लेकिन इन तीनों का जो भी कोई एक हित है वो परस्पर से जुड़ा हुआ हित है, और इसलिए मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ, उद्धृत करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व सरसंघ चालक, द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी गोलवलकर जी ने एक बार दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से प्रश्न पूछा था। दत्तोपंत जी ने उनके पुस्तक में लिखा है, वो एक श्रमिक आंदोलन पूरा करके दत्तोपंत जी आए थे कार्यालय में। जो मालिक थे, जो ट्रेड यूनियन थी जिसके प्रतिनिधि दत्तोपंत जी थे, और सरकार उसमें थी, तो उनका कुछ एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट के बाद में उन्होंने अपना जो स्ट्राइक था तो वो स्ट्राइक तो वापस ले लिया, श्रमिकों को श्रमिकों का हिस्सा मिला। मुझे ने गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि आपने 3 घटकों का विचार किया, लेकिन चौथा घटक ध्यान में लिया है क्या? क्योंकि इसका सारा परिणाम नीचे आकर जहां भुगतना पड़ेगा वो है अपने ग्राहक। इसलिए मेरा दृष्टिकोण ऐसा है, आप इसके ऊपर कभी बाद में भी चर्चा कर सकते हैं कि ये चारों घटक जो है वो चारों घटक, और उसमें और भी आएंगे, सप्लाई चेन वाले बहुत लोग आते हैं, उसमें सबका हित परस्पर पूरक होना चाहिए। और ये परस्पर पूरकता समाज के जागृति के माध्यम से ही उत्पन्न होगी। भले न्याय पर चौपाल डिस्प्यूट आया तो काम में आते हैं वगैरह बात जरूर होगी, लेकिन न्याय चौपाल सारखे जैसे संगठन समाज की जागृति करने के लिए खड़े होने की आवश्यकता दिखाई देती है। आज की इस विपदा में तो बहुत ही अलग स्थिति है। हमने कभी सोचा नहीं था इस प्रकार की बातें हमारे सामने आई है। वो कोरोना की व्याधि का तो एक बात है ही, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा माइग्रेशन शहर से देहातों के तरफ होगा। हम चर्चा कर रहे थे देहातों से शहर तक जाने वाले माइग्रेशन की, चिंता भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने प्रश्न आ गया है माइग्रेंट्स फ्रॉम अर्बन टू रूरल। जो गए, हमारे जो सारे श्रमिक बंधु वहां गए, उनकी क्रय शक्ति बहुत कम है, हम जानते हैं। उनकी परचेसिंग पावर जो है वो बहुत कम हो गई है। 3-3 महीने लॉकडाउन हो गए, वेतन मिलता नहीं है।
मुझे लगता है कि बाजार पीठ ने इसको ध्यान में लेना चाहिए। ये स्कैरसिटी करने वाला समय नहीं है, कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये कीमतें चढ़ा बढ़ाकर ग्राहक का शोषण करने वाली बात नहीं है, समय भी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये जिस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने लाए जस्टिस दवे जी ने हॉस्पिटल के बारे में एम्फसाइज किया, बिल्कुल आवश्यक है। मृत्यु के कगार पर खड़ा हुआ पेशेंट और पैसे डिपॉजिट रखने के बजाय मैं हाथ नहीं लगाऊंगा कहने वाला डॉक्टर, क्या यह हमारे संस्कृति का निदर्शक है? और भी उदाहरण दिए जाते हैं। हॉस्पिटल्स के कॉर्ड्स जहां तक खाली है वहां लोगों का स्वागत किया जाता है, जहां वो भर जाते हैं और नए पेशेंट आते हैं तो जिनको रखने की आवश्यकता है उसको भी हटाकर वहां रखने की व्यवस्था करते हैं। ये उदाहरण मैंने कल परसों देखे, मेरे बहुत नजदीक के परिचित के बारे में देखे। मुझे लगता है कि ये हमारे संस्कृति के खिलाफ चलने वाली बात है। विपदा के समय तो मनुष्य ने अधिकाधिक सहानुभूत होने की आवश्यकता होती है। मेरा आग्रह का मुद्दा एक ही है कि परस्पर पूरकता को ठीक तरह से समाज में उत्पन्न करने का काम सामाजिक जागृति के माध्यम से होगा, वो करने की आवश्यकता अभी हमें दिखाई देती है। दो और मुद्दे मुझे आपके सामने रखने हैं, मैं बाद में पूरा करूंगा। कीमत के बारे में अपने जो व्यापार में रहने वाले यहाँ के अधिकारी बंधु है उन्होंने बताया, इसी प्रकार की बात सभी जगह पर दिखाई देती है। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी मिलावट करने वाले जो सारे विषय सामने आते हैं, मुझे लगता है कि बड़ी चिंता इसमें करने की आवश्यकता होगी। मेडिसिन के प्राइसेस के बारे में चर्चा हुई, उसको भी ध्यान में लेना। न्याय चौपाल के पास अगर कोई केसेस आती है तो उसके बारे में ध्यान में लेने की आवश्यकता होगी। समय पर वेतन मिल नहीं रहा है, ये राइट टू लाइफ की बात है। काम कर रहे हैं लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन देने के लिए जो जिम्मेदार है उनके पास पैसा नहीं है। ये चेन नीचे से ऊपर जाती है। मैं जानता हूं हमारे कम से कम 50% संख्या में शिक्षक है जिनको केवल आधा वेतन मिला है। ये प्राथमिक शिक्षक, ये माध्यमिक शिक्षक जिनका वेतन बहुत ही मर्यादित है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करने के कारण उनको तो कोई चारा नहीं दूसरा, क्योंकि सवाल नौकरी का उत्पन्न होता है। मुझे नहीं मालूम ये ग्राहक पंचायत के या ग्राहक आंदोलन में आता है या नहीं, लेकिन ग्राहक है, उसको खरीद देने में ही अगर कोई संकट उत्पन्न होता है तो ग्राहक पंचायत का काम होता ही है। वो उसको खरीदना है लेकिन बाजार अलाउ नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि इन सारी बातों की तरफ एक सहानुभूति का दृष्टिकोण लेकर चलना बिल्कुल आवश्यक है। अर्थशास्त्र के कोई सिद्धांत उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं, ये तो व्यावहारिक अर्थशास्त्र है और व्यावहारिक अर्थशास्त्र व्यवहार में रहने वाले लोगों के साथ ही आगे चलता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में हमने चिंता व्यक्त की और गवर्नमेंट पॉलिसीज तो उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। कल हमने टेस्टिंग की फी कम की, उसके पहले बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो चुकी है। कोई पॉजिटिव निकले कोई निगेटिव निकले बात अलग है, लेकिन टेस्टिंग तो हो चुकी थी। क्या ये सरकार को बहुत पहले से विचार करने की संभावना नहीं थी? ऐसे प्रश्न केवल खड़ा करने से अभी बात नहीं चलेगी, उसके ऊपर प्रबोधन करने की आवश्यकता होगी।
न्याय चौपाल के सारे अधिकारियों से मेरी बहुत नम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि आप शायद ये चौपाल में प्रश्नों को नहीं सुलझा सकेंगे, लेकिन मीडिया के माध्यम से तो जरूर कर सकेंगे। मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप कुछ लिखें, अखबारों के पास भेजें, अधिकाधिक मीडिया में आकर समाज के सामने वो जाने तो एक अंकुश शक्ति उत्पन्न हो जाती है। किसके ऊपर अंकुश, ये बात अलग है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक होगा। न्याय चौपाल में न्याय देने के साथ साथ न्याय चौपाल के माध्यम से प्रबोधन उतना ही महत्व का होगा। मैं कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं हूं, मेरी कोई क्षमता वो नहीं है, लेकिन एक आप जैसे ही सामान्य व्यक्ति के हितैषी रहने के कारण मैं ऐसा कहूंगा कि न्याय चौपाल का क्षेत्र अगर समाज जागृति के तरफ भी बढ़ गया तो आप आज जो काम कर रहे हैं, जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इतने अच्छे विद्वान लोग यहाँ काम करते हैं, जस्टिस दवे जैसे लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो समस्याओं तो आपने बताई है, मैं समस्या के पीछे ज्यादा नहीं जाता। मेरी प्रार्थना होगी कि स्थायी काम होकर आने वाले सारे समय में, वो विपदा का समय हो या नॉर्मल हो, एक अच्छा काम चलेगा, वो चले, ऐसी प्रार्थना करके गोविंद जी के प्रति फिर से आभार व्यक्त करके मैं मेरा निवेदन पूर्ण करता हूँ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम सब आभारी हैं कि आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर श्री सुरेश मिश्रा जी को, जो कि चेयरमैन है सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज के। सर, इस ई बैठक में आपका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार, और मैं गोविंद जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है कुछ अपने विचार यहाँ व्यक्त करने के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पेंडेमिक जो है एक नॉर्मल नहीं है, एक डिजास्टर है, और उसमें निश्चित रूप से बहुत सा डिसरप्शन होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन सरकार के बहुत प्रयास के बावजूद देखा जा रहा है कि अब स्थिति जो है कुछ ज्यादा ही गंभीर होती जा रही है, और खासतौर कुछ विशेष शहरों और राज्यों में ये स्थिति तो मुझे लगता है कि अब कंट्रोल के बाहर होती जा रही है। इसलिए सामान्य पॉलिसीज जो बन रही थी अभी तक कि लॉकडाउन होने से, अर्ली लॉकडाउन निश्चित रूप से फायदेमंद था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जो इतना सब खोल दिया है, क्या ये सही है कि गलत है, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप बेसिक देखें तो हम लोग सभी कंज्यूमर्स हैं, और कंज्यूमर ही सबसे ज्यादा इसमें पिस रहा है आज की स्थिति में जो है। मूलतः अगर आप देख लें तो 6 कंज्यूमर राइट्स जो हैं, उनमें आप 4 बेसिक राइट मैं मानता हूं कि उनका वाकई में बहुत ही हनन हो रहा है इस समय। राइट टू सेफ्टी का अगर आप देख लें तो क्या हम आज कॉन्फिडेंट हैं कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम सुरक्षित लौट के आएंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंज्यूमर किसी वर्ग का हो, किसी शहर का हो, उसको ये कॉन्फिडेंट नहीं कि वो बाहर जाएगा और सुरक्षित लौट के आ जाएगा। तो इस इतना जो भयावह स्थिति होती जा रही है, उसके लिए सबसे आप देखें महत्वपूर्ण तो जस्टिस दवे ने जो प्रश्न उठाया है, जो हॉस्पिटल्स की स्थिति आज है। दिल्ली जैसे शहर में आप देख लें, जहां पर माना जाता है कि बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज है, वहां पर भी आप देखते हैं कि एक गरीब आदमी जो है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपने बच्चे और परिवार को लेके वो इलाज के लिए जाता रहता है, और अंततः वो सड़क पर ही दम तोड़ देता है। तो क्या हम उस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या इस डिजास्टर में भी उनका प्रॉफिट ही एक उद्देश्य हो गया है?
बहुत से गाइडलाइंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखिए हाल ही में इंटरवीन किया है, बहुत अहम मुद्दे उठाया है, और नेशनल कमीशन वगैरह ने भी बहुत से गाइडलाइंस पहले भी इशू किए हैं, लेकिन उनका पालन कौन कर रहा है, इस समय बहुत ही एक गंभीर स्थिति होती जा रही है। सो अगर आप देख लें, राइट टू हेल्थ जो है या राइट टू लाइफ, अगर उसको सरकार नहीं इंश्योर कर पाएगी तो फिर तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या हम जो नीति और पॉलिसीज बना रहे हैं वो उचित है कि नहीं इस तरह के पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए है। आप देख लें कि आज की स्थिति यह है कि N95 मास्क जो है उसका भी MRP नहीं तय हो पा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी ऐसी गंभीर समस्या है कि जहां पर एक बेसिक प्राइसिंग हम नहीं कर पा रहे हैं चीजों का और उसको खुले बाजार में छोड़ दे रहे हैं, जो मन में आता है उस हिसाब से अपना जो बेचता है, जैसे जिसकी डिमांड सप्लाई का है। डिसरप्शन हुआ है सप्लाई चेन में, निश्चित रूप से माना जा रहा था कि थोड़े दिन ये डिसरप्शन रहेगा, लेकिन आज भी आप देख लें उसकी वजह से डिमांड सप्लाई में इतना प्रभाव पड़ता चला जा रहा है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा चढ़ने लगी हैं, जो एक आम कंज्यूमर के हित में नहीं है, ना तो उसके पहुंच के अंदर रह जा रहा है। हम वो 20-25% को छोड़ दें, लेकिन आप देख लें 70% कंज्यूमर जो है वो एक गरीब है, एक साधारण जीवन जीता है और वो बहुत सी सब्सिडीज पर निर्भर रहता है। इस समय डिसरप्शन हुआ है उसकी अर्निंग में, उसके वेजेस में, माइग्रेशन की वजह से भी हुआ है, लॉकआउट की वजह से हुआ है, तो उसके पास जो कैश फ्लो है वो सबसे कम इस समय है, लोएस्ट। इसलिए ये देखना चाहिए कि इस स्थिति में एक साधारण कंज्यूमर को हम क्या रिलीफ दे सकते हैं। अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म रिलीफ भी कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए, खासतौर वो कंज्यूमर जो अफोर्डेबल नहीं है बहुत सी सर्विसेज के लिए। अब राइट टू इंफॉर्मेशन में अगर आप देख लें, जो एक और कंज्यूमर राइट है, आप स्थिति देख लें कि इतना फेक न्यूज सर्कुलेशन में है कि बहुत सी समस्याएं जो है उस फेक न्यूज की वजह से भी हो रही। आज जब आप सुबह व्हाट्सएप पर देखते हैं तो बहुत से ऐसे न्यूज हैं जिनको लोग विश्वास करते हैं कि सही है, फॉरवर्ड भी करते हैं लोगों को, लेकिन वो फेक न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति क्रिएट करता जा रहा है। तो इस पर भी कुछ अंकुश होना चाहिए सरकार को, और सरकार का जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है मुझे लगता है उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए, और बहुत बड़े बड़े इश्तिहार दे देने से मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस हो। मैं जैसे कि आप जिस जगह पर रहते हैं वहां कौन से हॉस्पिटल में आप जाएंगे, कहाँ आप टेस्ट कराएंगे, कितना आप टेस्ट का पैसा देंगे, कितना टाइम टेस्ट लगेगा, बहुत से लोगों को पता नहीं, आज तक भी नहीं पता है कि उनके इलाके से किस एरिया में किस हॉस्पिटल से वो कनेक्टेड है। मुझे लगता है इस तरह कुछ एक मैपिंग होना चाहिए जहां पर कंज्यूमर बहुत आसानी से अप्रोच कर सकता है और उसको पता है कि यहाँ मेरी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग का इतना पैसा लगेगा और इतने दिन में वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक जो सेफ्टी और इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, इस पर कुछ नई चीजें, नई दिशा निर्देश आने की जरूरत है। बहुत से प्राइसेस चार्ज हो रहे हैं, जो MRP की भी बात की गई है, व्यापारी भाई जो कह रहे हैं वो अपने दृष्टि से ठीक कह रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर की दृष्टि से मैं मानता हूं MRP पर कोई भी चेपी लगाना इलीगल एक्ट है, वो पनिशमेबल एक्ट है, और वो किसी तरह से भी जस्टिफाइबल नहीं है कि क्योंकि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन है इसलिए MRP ज्यादा लिया जा रहा है। ये निश्चित रूप से किसी से कंज्यूमर के हित में नहीं है, और ये देखा जा रहा है कि बहुत से जो MRP लेबल प्रोडक्ट्स थे उसमें आप देख लें कि स्टिकर है या उसका काट दिया जाता है, या व्यापारी कहता है कि सामान आ नहीं रहा है, आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं। तो ये सर सॉरी इंटरप्ट, और मैं मानता हूं कि बेसिकली रूरल कंज्यूमर पर फोकस ज्यादा होना चाहिए, ग्रामीण कंज्यूमर का भाव हो रहा है हमको। थैंक यू सो मच। मैं आभार व्यक्त करता हूं गोयल जी का, उन्होंने मुझे बुलाया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने व्यूज और विचार हमारे साथ साझा करने के लिए वी आर ग्रेटफुल सर। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी अगले वक्ताओं को कि वे संक्षिप्त में अपने विचार हमारे साथ साझा करें
थोड़ा सा समय का अभाव हमारे सामने है, इस करके ये रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर श्री कृष्ण देवराव जी को, जो कि वाइस चांसलर है NLU ओडिशा से। सर, आपका इस बैठक में स्वागत है। Namaskar to all. The consumer law has a long history to protect consumers from defective products and deficiency of services. And for law students particularly, we look from Donoghue versus Stevenson from 1932 to the 1986, the first legislation, Consumer Protection Act, and the new legislation 2019. जस्टिस दवे जी और अनिरुद्ध जी बहुत अच्छा बोला था, how do we infuse humanity, particularly in these critical times, how do we provide, ensure health services, right to life and a treatment. Of course, we all know that this is a very difficult time and doctors are they have to save the life, but here, even though it's a very difficult to say anything at this time, but I would just say one thought, that how do we infuse the values of the ancient Indian values of prema, daya and karuna among the doctors. I know it's a Herculean task, but I think somewhere we can begin. I wanted to share 3 issues in this regard. I know these are all the long term, which Nyaya Chowpal can advocate for these issues for strengthening the new Consumer Protection Act. The first one is the mediation. First time in the 2013, mediation, a new chapter has been added and which is necessary. And Nyaya Chowpal particularly works on samvad. How do we mediate? How do we settle the disputes? The rules are still, the draft rules under discussion. I think this is a real opportunity for a Nyaya Chowpal to create, strengthen the mediation within the consumer protection, starting from district, state to the national level. Second issue is about awareness. I think we have heard several of our speakers today, the massive awareness which is required. I wanted to give 2 examples. हम सब देखा है जागो ग्राहक जागो, इतना पावरफुल अवेयरनेस क्रिएट किया था कंज्यूमर के बारे में. Similarly, Amul Girl cartoon, amazing, every day the Amul Girl cartoon. So I think it's required the massive awareness. Third issue is, how do we create an enabling environment for the new legislation law to work, particularly to promote the interests of the consumers? I think that requires creating a consumer paralegals helpline, particularly child helpline is very effective in India. So how do we strengthen the helpline? How do we create the enabling environment like a paralegal volunteers we have under the National Legal Services Authority? So similarly, Nyaya Chowpal can take a lead in creating the enabling environment. So I thank Govind ji, and I'm grateful to the Nyaya Chowpal for giving me this opportunity to share few thoughts. Thank you. Thank you so much, sir, for your guidance. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गंगा शंकर जी को, जो कि फाउंडर मेंबर है न्याय चौपाल के। सर, आपका इस बैठक में स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं बड़ा शॉर्ट में ही बोलूंगा, क्योंकि सम्मानीय मंच ने और पैनलिस्ट ने आज हमारे लिए कई दिशाएं खोल दी। ग्राहक, उपभोक्ता, व्यापारी, इनके बीच का सामंजस्य, आदरणीय दवे साहब ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैसे नियंत्रित किया जाए कि वो सामान्य लोगों के लिए भी उपलब्ध हो, और इन सारी समस्याओं के लिए आदरणीय अनिरुद्ध देशपांडे जी ने जो कहा कि इन सब के बीच में सामंजस्य और उनका प्रबोधन, पिछले वर्षों से जो हम लगातार ये प्रयास करते आ रहे हैं कि दोनों लोगों को बिठाल के, 2 अलग अलग पार्टियां हैं उनको बिठालना, उनसे पहले अलग बातचीत करना, फिर एक साथ बिठालना, और इस समस्या के समाधान में हम काफी आगे तक बढ़े हैं। निश्चित ही इस बैठक के द्वारा हमको कुछ रास्ते मिले हैं, कुछ दिशाएं मिली हैं और उन समाधान का कुछ रास्ता भी मिला है।
तो निश्चित ही ये न्याय चौपाल के लिए एक नया फॉर्म खुला है, विषम परिस्थितियों से भी कैसे सामान्य स्थिति में लौटें। तो इसके लिए मैं आज सभी पैनलिस्ट का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि नई दिशाएं और उनके समाधान की दिशा में बढ़ने के लिए रास्ता न्याय चौपाल को मिला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर एन के श्रीवास्तव जी को, जो कि वाइस चांसलर है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के। सर आपका इस बैठक में स्वागत है। मेरा थोड़ा सा इसमें सोच थोड़ा और आगे बढ़ करके है कि मॉरलिटी को इन्फ्यूज करना एक इश्यू तो है, लेकिन कितनी संभावनाएं हैं इसमें बहुत ही शक है। आज इंसान किस लेवल पे है? कुछ ऐसे लोग हैं जो सराहनीय काम करते हैं। अभी हमारी चर्चा में किराना व्यापारियों का और उनके किए गए कार्यों की सराहना की बात बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, लेकिन कुल परिदृश्य में जो बात आती है, जिसमें खास रूप से जो जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि अनिरुद्ध देशपांडे जी ने कहा और अरुण देशपांडे जी ने कहा कि आफ्टर ऑल जो हमारा कंज्यूमर, हमारा उपभोक्ता वो है तो बहुत अकेला, उसको शक्ति चाहिए और उसको शक्ति न्याय चौपाल जैसी संस्थाएं ही दे सकती। ये जो कोविड-19 का प्रश्न हमारे सामने आया है, ये अकेला हमारे लिए नहीं है, भारत के लिए नहीं है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज ने भी बहुत जबरदस्त रूप से अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानक तय किए हैं। जो कहा जा रहा है कि केवल हमें मॉरलिटी की बात करनी हो कि नहीं, समय आ गया है कि हम अपने शासकीय साथियों से ये चाहें, हम सब मिल करके इन इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स का एग्जीक्यूशन कर सके। ये एग्जीक्यूशन करने में अकेले हम शासन को छोड़े नहीं, हम उनके साथ खड़े हों। जस्टिस दवे साहब ने जो बात कही, इस तरह की फोरम्स हम हर शहर में क्यों नहीं डेवलप कर सकते, जब जो फोरम इन हॉस्पिटल्स को नकेल डालने के लिए काम कर सके, ये फोरम्स उन साथियों को मदद कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो कंज्यूमर जूरिस्प्रूडेंस में है वो है इंफॉर्मेशन की, और ये इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान जैसे बड़े जगह में आसान काम नहीं है। इसके लिए आज विश्व के बहुत सारे मुल्क ई प्रोसेस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हम वो देश नहीं है, हम सारा कुछ ई प्रोसेस से नहीं कर सकते। हमें आवश्यकता होगी हमारे और आपकी सक्रिय भूमिका। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दो, कोविड के संबंध में मध्य प्रदेश के राज्य भवन ने जिस तरह से सराहनीय भूमिका की है, कम से कम लालजी टंडन साहब के नेतृत्व में छात्रों ने कोविड-19 और उससे जुड़ी हुई प्रिकॉशंस के बारे में, उनसे जुड़े हुए इंफॉर्मेशंस के बारे में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं इस तरह की भूमिका के लिए हर राजभवन को, हर शासकीय दल को, क्योंकि समग्रता से ही हम इन चीजों का उत्तर दे सकते हैं। ये समय नहीं है कि हम ढूंढें कि अकेले ग्राहक किस स्थिति में है, व्यापारी किस स्थिति में है, सड़क पे माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहा है तो वो किसकी गलती से है। अरे भाई, वो वापस आ रहा था और हमने देखा तो हमारी क्या भूमिका थी, हमने क्या किया उसके लिए। अगर ये संवेदनशीलता हम सब में आ जाए तो मैं नहीं समझता कि कोविड-19 से उत्पन्न हुई जो चुनौती है, जिसको कि G20 के देशों ने बड़े ही सफलतापूर्वक टेकअप किया है, उन्होंने सारी चीजों का स्टैंडर्ड बनाया। उन्होंने उपभोक्ताओं के लिए कहा, मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या कहा, सप्लाई चेन के लिए कहा कि आप कैसे व्यवहार करेंगे, और इन्हीं व्यवहारों का नियंत्रण ही समाज को संरक्षित कर सकता है। ये व्यवहार किसी का हो, एक जज का व्यवहार हो, एक शिक्षक का व्यवहार हो, एक वकील का व्यवहार हो और एक डॉक्टर का व्यवहार है, ये सभी कुछ नियंत्रित अगर वो स्वयं नहीं कर सकता तो हम समूह से मिलकर के उसको हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे मानक, हमारे लॉज आज अपर्याप्त हैं। मैं तो समझता हूं चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का हो या ASCI जो
एसोसिएशन, जिसको कि एडवर्टीजमेंट जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, आज तमाम हमारे वक्ताओं ने इस बात का जिक्र किया कि एडवर्टीजमेंट इतना भारी हो गया कि गलत ढंग से हम एडवर्टाइज करते हैं और कहते हैं कि साहब इनसे ये बीमारी दूर हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो आयुष को इस तरह के नोटिफिकेशंस नहीं निकालने पड़ते कि आप गलत सूचनाएं न दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। इतने कम समय में भी आपने हमें बहुत अच्छे अपने विचार हमारे साथ साझा किए सर। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर संजय शर्मा जी को फॉर वोट ऑफ थैंक्स। नमस्कार। न्याय चौपाल की ई बैठक के चौथे चरण में ग्राहक के संबंध में विषय पर आज मूल रूप से दो महत्वपूर्ण स्तंभों का चर्चा के लिए रखा गया, उपभोक्ता एवं व्यापारी। दोनों के महत्वपूर्ण पक्ष इस बैठक में उपस्थित रहे और अपने विचार रखे। कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव की तरफ से श्री नारायण भाई साहा जो अध्यक्ष थे भारतीय ग्राहक पंचायत के, एवं श्री अरुण देश पांडे जी जिन्होंने जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, इन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने उपभोक्ता के संबंध में अपना विषय रखा। साथ ही व्यापारियों के संबंध में श्री बीसी भरतिया जी जो अध्यक्ष हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, श्री बालकृष्ण जी अग्रवाल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इनके साथ ही तीन विद्वत जन जिन्होंने अपने न्याय की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से तीन प्रकार के विद्वत जन माननीय गोविंद जी ने इस पैनल में रखे थे, तो ये एक विशेष बात है। इसमें मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। श्री जस्टिस अनिल दवे जी जो फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं, साथ ही प्रोफेसर अरुण देश पांडे जी जो अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, साथ ही प्रोफेसर सुरेश मिश्रा जी जो सेंटर ऑफ कंज्यूमर स्टडीज के चेयरमैन हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद। इस सबके पश्चात इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित श्री कृष्ण देव राव जी वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा और श्री गंगा शंकर जी जो फाउंडर मेंबर है न्याय चौपाल के, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। सबसे ज्यादा आभारी सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इस बैठक में भाग लेकर इसको सफल बनाया एवं भविष्य के लिए एक नई राह तय करने का उद्देश्य लिया। साथ ही बैठक के संचालिका श्रीमती नेहा जी एवं अन्य तकनीकी सहायक एवं अप्रोक्ष रूप से सहयोगी सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगी श्री राजकुमार जी से कि वे कल्याण मंत्र द्वारा आज की इस ई बैठक का समापन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठासु शांति भवतु। ओम।